हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो क्लास 8 का सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग सर्कुलिज्म। यानी कि इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है, जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर ये धर्मनिरपेक्षता कहते किसे हैं। इसमें हम जो चीज टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो पहला होगा धर्मनिरपेक्षता कहते किसे हैं। दूसरा, किस तरीके से इंडिया में जो स्टेट है वो एक सर्कुलर स्टेट है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इस सर्कुलरिज्म को डिस्कस किया गया है, कि हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है उसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया है, उसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया हुआ है। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे देश यानी कि इंडिया के लिए क्यों धर्मनिरपेक्षता जरूरी है, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया का सर्कुलिज्म है वो वर्ल्ड के सर्कुलिज्म से हमें अलग देखने को मिलता है। ये सारी टॉपिक्स हम आज इसमें डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर्कुलिज्म है क्या। क्यों? क्योंकि जब कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर डिस्कस किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के एक फीचर्स में था हमारा सर्कुलरिज्म, जो कि हमने उसका थोड़ा मोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कल के वीडियो में देखा था। सर्कुलरिज्म क्या करता है कि सर्कुलरिज्म का मतलब है कि किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में किसी भी एक रिलीजियस को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, सबको एक इक्वल रखना ही सर्कुलरिज्म है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सर्कुलरिज्म के बारे में समझा था। और किस किस आर्टिकल में क्या है, तो हमारे पास जो राइट्स है उससे हमने समझा था कि भारत एक किस तरीके से सर्कुलरिज्म कंट्री यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, आर्टिकल 25 जो हमारा आर्टिकल 25 टू 28 है, जो आर्टिकल 25 से 28 है वो किस चीज की बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। तो जिसके वजह से हमें ये पता चलता है कि जो इंडिया है वो क्या है, एक सर्कुलरिज्म कंट्री है, जिसमें हर एक आदमी को ये मौलिक अधिकार दिया है कि वो अपने इच्छा के अनुसार वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है या किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि इंडिया क्या है, एक सर्कुलरिज्म है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये समझेंगे कि सर्कुलरिज्म कहते किसे, यानी कि आखिर हम धर्मनिरपेक्ष कहते किसे हैं, क्या है धर्मनिरपेक्ष, इसके बारे में हम समझेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी राज्य या कंट्री किसी भी एक विशेष रिलीजियस को मान्यता ना देकर के क्या करता है, वो सबको इक्वली मान्यता देता है, सबको बराबर का दर्जा देता है। तो वो हमारा होता है सर्कुलरिज्म, जिसमें कि जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है, हर रिलीजियस के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बहुत अलग अलग तरीके के हर एक रिलीजियस के लोग रहते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किसी भी रिलीजियस को विशेष ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, और हमारी कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को ही सर्वोच्च माना जाता है, ना कि किसी भी रिलीजियस को। जितने भी सर्कुलरिज्म कंट्री है
उनमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे सुप्रीम माना जाता है। जैसे कि जब हम पाकिस्तान की बात करें, जब हम पाकिस्तान जैसे कंट्री की बात करते हैं, तो वहां पे क्या है, इस्लाम को सुप्रीम माना जाता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। हम पाकिस्तान को एक सेकुलरिज्म कंट्री नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग इस्लाम है उसको वहां पे ज्यादा सुप्रीम मानते हैं कंपेयर टू वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा सुप्रीम माना जाता है, ना कि रिलीजियस को। तो सेकुलरिज्म का मतलब है कि जब किसी कंट्री में धर्म को विशेष न मान करके वहां के कानून को ज्यादा विशेष माना जाता है, यानी कि सुप्रीम माना जाता है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को, और हर रिलीजियस को क्या, एक इक्वलिटी राइट्स मिलता है, तो उसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म। जैसे कि हमारे कंट्री में आज के टाइम पे क्या है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरीज में एक मेजर रिलीजियस है। जैसे कि हम बात करें कि नॉर्दर्न इंडिया के साइड, यानी कि जो हमारे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के साइड हो गया, या हम हैदराबाद मतलब फिर हम आंध्र प्रदेश के साइड बात करें, तो यहाँ पे क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, तो हमारी हर एक स्टेट में एक रिलीजियस क्या है, तो ज्यादा मेजोरिटी में पाई जाती है। जैसे कि जब हम पंजाब की बात करें, तो वहां पे क्या है, तो सिख लोगों की जो आबादी है वो ज्यादा पाई जाती है। जब हम जम्मू कश्मीर या हैदराबाद जैसे स्टेट की बात करें, तो वहां पे मुस्लिम्स लोग ज्यादा पाए जाते हैं। जब हम मिडिल भारत की बात करें, जैसे कि हमारा दिल्ली, यूपी, इन सब में हिंदूज की संख्या ज्यादा पाई जाती है। तो लेकिन उसके बाद भी हर एक स्टेट में क्या है, तो सबको एक इक्वल राइट्स मिलता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो देश है वो क्या है, एक सेकुलरिज्म कंट्री है, जहाँ पे किसी भी एक विशेष रिलीजन को प्रमोशन नहीं दिया जाता है, सबको एक इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा कंट्री क्या है, एक सेकुलरिज्म कंट्री है। उसके बाद हम देखें कि जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, हर एक रिलीजियस को क्या है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए? इक्वल राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें राइट टू, जब हम बात करते हैं कि हर एक जगह पे क्या है, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन होती है, वो अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, जॉब कर सकता है, विदाउट रिलीजियस के आधार पे। फिर हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया है कि कोई भी रिलीजियस के बेस पे क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। एक पब्लिक किसी भी दूसरे पीपल से क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। किसके आधार पे? तो रिलीजियस के आधार पे। तो ये सारे जो प्रावधान है, ये सारे ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, एक सेकुलरिज्म कंट्री है। उसके बाद हम देखें कि हमारे इस कंट्री में जितने भी जो मतलब हमारे स्टेट में जितने भी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वो धर्म में अपना क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोनों को अब वो मतलब गवर्नमेंट और जो रिलीजियस दोनों अपने अपने मामले में क्या करते हैं, तो स्वयं सुप्रीम रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे कंट्री में क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी रिलीजियस के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीजों से पता चलता है कि हमारी कंट्री क्या है, एक सेकुलरिज्म है। तो सर्कुलरिज्म का मतलब समझ में आ गया, जिसमें क्या है कि राज्य सरकार किसी भी एक विशेष धर्म को महत्व ना दे करके सबको इक्वली अधिकार दे, इक्वल मतलब इक्वलिटी राइट्स दे, वो होता है हमारा सर्कुलरिज्म। अब बात करते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, यानी कि व्हाट इज द इंडियन सर्कुलरिज्म। अगर अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज इंडियन सर्कुलरिज्म। जैसे कि हम बात करते हैं कि आखिर इंडियन सर्कुलरिज्म है क्या। तो इंडियन सर्कुलरिज्म को समझने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए। अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारा हर एक राज्य क्या है, वो सर्कुलर है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी धार्मिक मामले में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे कि पहला जो पॉइंट है हमारा, वो ये कहता है कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी भी दूसरे धार्मिक समुदाय को
दबा नहीं कर सकता, यानी कि डिप्रेस नहीं कर सकता है। दूसरा है, जब हम मतलब दूसरा जो पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य समुदाय को नहीं दबा सकते हैं, यानी कि बहुत बार हमें ऐसे भी देखने लगते हैं कि सिमिलर रिलीजियस के लोग भी ही अपने ही रिलीजियस के लोगों को क्या करते हैं तो दबाने लगते हैं। जैसे कि जब हम बात करें किसमें, हिंदूज में, अगर हम हिंदूज कम्युनिटीज की बात करें तो इसमें क्या है कि कास्ट को 4 लेवल पे क्या है एक बांटा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, यानी कि जिसे हम वो कहते हैं मतलब ओबीसी टाइप में, फिर कहते हैं हम शेड्यूल कास्ट, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट, एसटी और एससी। तो इसके में भी हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिमिलर रिलीजियस होने के बाद भी हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जानते हैं कि भारत में किस तरीके से एक धर्मनिरपेक्षता है और भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि राज्य ना तो क्या है किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही किसी खास धार्मिक को स्वतंत्रता देगा। तो तीसरा पॉइंट में ये क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजियस को ना तो वो प्रमोट कर सकता है और ना ही किसी एक रिलीजियस को क्या कर सकता है, ज्यादा स्वतंत्रता दे सकता है। जैसे कि मैंने भी कहा कि जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, यानी कि जब हम हैदराबाद जैसे सिटीज की बात करते हैं जहाँ पे क्या है मुस्लिम लोगों की आबादी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर वो सॉरी जो तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, माफ करना, यहाँ पे जो तेलंगाना स्टेट है वहाँ पे मुस्लिम जो कम्युनिटीज है वहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो तेलंगाना है वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम को ज्यादा प्रमोशन दे और ज्यादा स्वतंत्रता दे और अदर रिलीजियस को वो सेपरेट करे। तो ऐसा अधिकार वहाँ की गवर्नमेंट को हमारे संविधान ने नहीं दिया है। तो ये है हमारे देश की सर्कुलिज्म। अब जैसे फिर हम बात करें कि इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे, पहला पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय राज्य की जो बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में होगा और ना ही किसी अन्य राज्य के धार्मिक को समर्थन देगा। ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे समझाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि हर एक कंट्री में एक रिलीजन ऐसा होता है जिसकी जो पॉपुलेशन होती है वो दूसरों के कंपेयर में ज्यादा होती है। जैसे कि हम बात करें, जब हम बात करते हैं ताइवान की, तो ताइवान में क्या है तो बौद्ध की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। अगर हम अलग अलग कंट्री की बात करें तो वहां पे हर एक कंट्री में एक रिलीजियस ऐसा होता है जिसकी पॉपुलेशन क्या रहती है, अदर रिलीजियस के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो उसी वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में क्या है कि किसी भी एक समूह के हाथ में क्या हो तो पावर ना आ जाए, जिसके वजह से क्या होगा कि वो दूसरे रिलीजियस को सेपरेट करना शुरू कर देगा। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि सबको क्या है एक समानता का अधिकार मिलेगा, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। और जो अनटचेबिलिटी थी, यानी कि जो छुआछूत जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था रिलीजियस के आधार पे, तो उसको बैन, यानी कि उसको क्या है बैन कर दिया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे फिर जो दूसरा पॉइंट समझाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, एक छोटी सी स्टोरी, इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ये स्टोरी आखिर कहना क्या चाहता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पे, चाहे वो कोर्ट्स हो, जैसे कि हम बात करते हैं अगर हम क्या हो कोर्ट्स हो या गवर्नमेंट स्कूल हो या पुलिस स्टेशन हो, ऐसे किसी भी जगह पे क्या कर सकते हैं, रिलीजन को ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी एक रिलीजन को प्रमोट मिल रहा हो और दूसरे का सप्रेस हो रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है गवर्नमेंट स्कूल का, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है किसका, गवर्नमेंट स्कूल का, जिसमें क्या है कुछ बच्चे टीचर से कहते हैं कि सर कुछ ही मंथ में क्या है
हमारे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल आ रहे, क्यों ना हम उसको स्कूल में सेलिब्रेट करें इस साल। तो टीचर कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है रेखा, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, ना कि कोई एक पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल होता तो वो अपने मन के हिसाब से कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, इसलिए इस जगह पे ऐसा हम कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं जिसके से क्या हो, किसी एक रिलीजियस को प्रमोट मिले और दूसरे को सेपरेट किया जाए। और वहां पे टीचर कहते हैं अक्सर मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा रहता है कि ऐसे फेस्टिवल्स में गवर्नमेंट जो ऑफिसेस है वो क्या रहती है, उनका हॉलीडे रहता है। तो क्योंकि एज मोस्ट ऑफ जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें क्या रहता है, स्कूल्स की हॉलीडे रहता है, इसलिए हम उसको कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो अपने घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा टीचर्स क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं। फिर अगर जब यहाँ पे जब देखे कि दो स्टूडेंट आपस में जो टॉक कर रहे हैं, तो उसमें कह रहा है कि आई हैव नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट आउटसाइड स्कूल। यहाँ पे कहने ये कहा जा रहा है कि इसमें चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम इसको स्कूल के बाहर भी ऐसा हम मना सकते हैं। और इधर से जो रिप्लाई में कहा जा रहा है कि हम तो इसे ऑलरेडी अपने लोकेलिटी यानी कि अपने गली मोहल्ले में सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें इसके साथ कोई जरूरत भी ना पड़े कि हम स्कूल में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम ऐसे किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, या ऐसा हम कोई भी डेज नहीं सेलिब्रेट कर सकते जिससे पर्टिकुलर क्या हो, एक ही रिलीजन को प्रमोशन मिले। हाँ, अगर हम गवर्नमेंट वो प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वो अपना इंस्टीट्यूशन में कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो उनमें उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन हम किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। फिर हम अगर आगे देखें तो आगे फिर समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम इसके दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट अगर देखें कि तो इंडिया के अंदर क्या है, यानी कि जब हम बात करें किसके, इंडिया के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडिया में तो भारत यानी कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है, यानी कि जो हमारी इंडियन स्टेट है, यानी कि जब हम अपने देश की बात करते हैं या हमारे जब हम अपने कंट्री की या स्टेट की बात करें, तो वो हमें इस चीज के लिए रिऑर्गेनाइज करता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पे ये जो स्टोरीज है हमारी दो दो लोगों की, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्टोरी दिखाई गई है, तो इस स्टोरी में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री में इस बात को मान्यता दी जाती है कि जब भी किसी पवित्र ग्रंथ, जैसे कि हम बात करते हैं भगवत गीता या कुरान, या हम वो जैसे कुरान से जैसे ऐसे जितने भी जो वो हॉलिस्टिक बुक्स होते हैं, इसमें अगर किसी रिलीजियस से रिलेटेड कोई लाइन लिखी गई है जिसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है उसे इस चीज की परमिशन देती है। तो मतलब इस चीज को हमारी सरकार क्या करती है, तो मान्यता दे देती है। जैसे कि हम बात करें जो गुरु ग्रंथ साहब, यानी कि गुरु ग्रंथ है जो जिसे जो सिख लोग हैं अपनी एक पवित्र बुक मानते हैं, यानी कि एक होलिस्टिक बुक मानते हैं, तो उसमें सिख से रिलेटेड क्या है कि कुछ नियम्स लिखे हैं। सिख से रिलेटेड क्या है, कुछ नियम्स लिखे हैं, जैसे कि उसमें एक पगड़ी पहनना क्या है, जो पगड़ी पहनना है वो कंपलसरी बताया है। तो जिसके वजह से क्या है कि जो सिख लोग हैं वो कहीं पे भी पगड़ी पहन के वो इजिली जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो उन्हें जो गवर्नमेंट है वो पगड़ी पहनने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि उनकी जो पवित्र बुक है, हॉलिस्टिक बुक है, उसमें ऑलरेडी ये मेंशन है कि जितने भी जो सिख्स हैं उन्हें पगड़ी पहनना अनिवार्य है। जब भी हॉलिस्टिक बुक में ऐसी कोई चीजें लिखी रहती हैं तो उसमें गवर्नमेंट उस चीज को क्या करती है, तो मान्यता दे देती है। वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे दो फ्रेंड्स होते हैं, दोनों ने एक ही साथ क्या है, तो स्कूटर्स को क्या है, स्कूटर्स खरीदा है, और दोनों जब राइड करते हुए मिलते हैं, यानी कि दोनों जब स्कूटर ड्राइव करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन है वो अपने सेकंड पर्सन यानी कि जो सिख है जिसका नाम है परमजीत, उससे कहता है कि तुमने हेलमेट नहीं पहनी,
दिल्ली में हेलमेट क्या है, रिक्वायर है टू व्हीलर्स चलाते टाइम। यानी कि दिल्ली में जो ट्रैफिक रूल है उसमें ये कहा गया है कि आपको स्कूटर यानी कि जितने भी टू व्हीलर्स है उसको ड्राइव करते टाइम आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। यदि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आप पे क्या करेगा, तो फाइन लगाया जाएगा। तो जो परमजीत है वो कहता है डोंट वरी फ्रेंड्स, मेरे को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने पगड़ी पहन रखी है। तो फर्स्ट फ्रेंड कहता है कि परमजीत तुम्हें लगता है कि तुम्हें फाइन देने का ज्यादा ही शौक है। वो कहता है कि पगड़ी जो है उनके रिलीजियस के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसलिए गवर्नमेंट उसे इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकती है कि वो पगड़ी उतार के क्या करे, हेलमेट पहने। क्यों, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ है उसमें क्लियर साफ तौर पे लिखा है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, तो उन्हें पगड़ी पहनने से नहीं रोक सकती है। और जब सिक्स पगड़ी पहन लेते वो ऑलरेडी एक लॉन्ग क्लॉथ का इतना मोटा लेयर बन जाता है कि वो एक तरीके से हेलमेट का ही काम करता है। और कोई भी सिख जब पगड़ी सर पे पहने हुए होती है तो हेलमेट पहनना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये छोटी सी स्टोरी में ये समझाने की कोशिश की गई है, जब भी किसी रिलीजियस के जो हॉलिस्टिक बुक है उसमें यदि रिलीजियस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तो सरकार उसे मान्यता दे देती है। जैसे कि जब हम गुरु ग्रंथ में बात करें तो पगड़ी पहनना क्या है, एक रिलीजियस के तौर पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, तो उन्हें इस चीज की मान्यता दे देती है। अगर हम चौथे पॉइंट्स की बात करें तो चौथे पॉइंट्स में ये समझाने की कोशिश की जा रही है, जब हम अगर अगला पॉइंट्स में देखें कि हमारे देश में किस तरीके से सर्कुलरिज्म है, तो वहां पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि भारत यानी कि भारतीय संविधान क्या है, धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। यानी कि जब हम बात करते हैं किसकी, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो हर एक रिलीजियस को क्या करता है, ये अधिकार देता है कि वो अपने अनुसार क्या करे, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या कर सकता है, तो खोल सकता है। और सरकार जो है उन्हें क्या करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आज के टाइम पे ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं, जैसे कि हम बात करें गुरुद्वारा नाम करके हमारे गुरुद्वारा के नाम पे जो सिख सब है वो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि स्कूल्स हो गए। हर एक रिलीजियस को ये अधिकार मिलता है। जैसे कि जब हम बात करें मुस्लिम्स की, तो वो एजुकेशन, मुस्लिम रिलीजियस की, तो वो क्या करते हैं, मदरसे चलाते हैं एजुकेशन के पर्पज से। तो इससे क्या है, सरकार भी इनके इंस्टीट्यूशन में क्या करती है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। क्यों, क्योंकि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और ऐसा और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज का कम्युनिटीज को, हर एक रिलीजियस को ये अधिकार देता है कि वो अपना एक इंस्टीट्यूट खोल सकती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है कि किस तरीके से हमारा जो देश है, यानी कि किस तरीके से जो इंडिया है, किस तरीके से जो इंडिया है वो अलग सर्कुलरिज्म है, क्या है, डेमोक्रेटिक, दुनिया के अलग डेमोक्रेटिक कंट्री से। यानी कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से दूसरे धर्मनिरपेक्षता देशों से वो क्या है, तो अलग है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर फर्स्ट पॉइंट्स की बात करें, तो क्या है, राज्य और धर्म यानी कि स्टेट और रिलीजियस दोनों ही एक दूसरे के टॉपिक्स यानी कि जो मामले हैं, यानी कि जो एरियाज हैं, वो एक दूसरे के एरियाज में क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस तरीके से क्या हमारी कंट्री दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री के सर्कुलरिज्म से डिफरेंट होती है। अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी एक रिलीजियस का वर्चस्व पूरी कंट्री पे ना हो, इसलिए क्या है, सबको एक समानता का अधिकार दिया गया है। जब हम आर्टिकल्स
बात करते हैं किसकी, आर्टिकल्स 25 से 28 की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति क्या रिलीजियस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। वो इसी चीज को रोकने के लिए कि किसी भी मतलब अब भारत जैसी कंट्री में क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेकुलरिज्म का वर्चस्व ना हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्योंकि डिस्कस किया था कि हर एक कंट्री में क्या है, एक ऐसा रिलीजियस होता है जो माइनॉरिटीज में होता है, बाकी जो रिलीजियस होते हैं ओ सॉरी, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक रिलीजियस, हर एक कंट्री में एक रिलीजियस ऐसा होता है जो मेजोरिटी में होता है, और बाकी जो रिलीजियस है वो क्या किस में रहते हैं, माइनॉरिटीज में। तो जो मेजोरिटीज वाली जो रिलीजन है वो माइनॉरिटीज पे हावी ना हो, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जैसे कि फ्रीडम टू रिलीजियस जो कि है आर्टिकल 23 से 25, और राइट टू इक्वालिटी यानी कि जो 14 से 18, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति रिलीजियस के आधार पे क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। तो इस वजह से क्या है कि हमारे कंट्री में जो सर्कुलरिज्म है वो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री के सर्कुलरिज्म से क्या है, तो अलग करता है। अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो तीसरे में अगर हम देखते हैं तो कि जो भारतीय मूलभूत अधिकार वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष पर आधारित है। यानी कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पर है, एक सेकुलरिज्म के बेस पे है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि किसी एक धर्म को विशेष राइट्स ज्यादा अधिकार दिया जाएगा जबकि दूसरे रिलीजियस को कम अधिकार दिया जाएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज को मतलब किसको किस प्रिंसिपल के बेस पे है, तो सर्कुलरिज्म के बेस पे है। और इसीलिए हम अपनी कंट्री में क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं। हम अपने कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानते हैं, तो सुप्रीम यानी कि सबसे सर्वोच्च मानते हैं। अगर हम चौथे पॉइंट्स के नजरिए से देखें तो इसमें क्या है कि संविधान में दिए गए जितने भी आदर्श हैं और क्या है, आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्या है कि अलग डेमोक्रेट जितने भी डेमोक्रेटिक्स की जो सर्कुलरिज्म है उससे हमारे कंट्री के सर्कुलरिज्म को क्या करता है, तो एक तरीके से अलग करता है। अगर हम जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री की बात करें तो वहां पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम न मान करके किस तरीके से एक रिलीजियस को सुप्रीम माना जाता है। तो वहां पे क्या है, जैसे कि वहां जब पाकिस्तान में जिस तरीके से एक इस्लामिक को सुप्रीम माना जाता है तो उसके वजह से क्या है, वहां पे जितने भी जो माइनॉरिटीज है उन्हें सरप्रेस कर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ना होकर के क्या है, वहां पे एक रिलीजियस सुप्रीम है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो क्या करता है, हमारी इंडिया यानी कि हमारे कंट्री के जो हमारे कंट्री का जो सर्कुलरिज्म है वो अदर कंट्री के सर्कुलरिज्म से क्या करता है, एक अलग करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है समझाने के लिए कि 2004 में फरवरी में फ्रांस में एक कानून पास होता है जिसमें क्या हर एक स्टूडेंट को क्या है, जो उनकी जो रिलीजियस बेस पे जो ड्रेसेस हैं वो क्या है, या उसे क्या है तो पहन करके स्कूल में आना बैन कर दिया जाता है। तो जैसे कि वहां पे जब हम बात करें किसकी, जब इस्लामिक की बात करें तो इस्लामिक पे क्या है, तो हेड पर हेड का पहनकर आना क्या है, तो एक धार्मिक तौर पर साइन में यानी कि एक धार्मिक साइन है। जबकि क्या है, उसे फ्रांस में इस चीज को बैन कर दिया जाता है। वहां की जितनी भी जो माइनॉरिटीज है वो इस चीज के लिए क्या है, तो मूवमेंट भी चलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां पे इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो माइनॉरिटीज आते हैं यानी कि फ्रेंच में जो माइनॉरिटीज आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वहां पे जब डेवलप की बात होती है यानी कि 1960 में क्या है, तो 1960 में फ्रांस में स्ट्रॉन्ग वर्कर्स एक माइनॉरिटीज के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कंट्री में काम करने यानी कि वर्कर की कमी हो जाने की वजह से बाहर के देशों से जो माइनॉरिटीज आते हैं काम करने के तौर पे, क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां पे वर्कर की कमी होती है तो फ्रांस सबको क्या करता है, अपने देश में आकर के काम करने की परमिशन दे देता है।
जैसे ही काम करने की परमिशन मिलती है तो बहुत से वर्कर क्या होते हैं फ्रांस में काम करने के लिए आते हैं, और जो कि क्या होते हैं माइनॉरिटीज के रूप में होते हैं। तो जैसे ही 2004 में फ्रांस में ये कानून पास किया जाता है कि कोई भी जो स्टूडेंट है किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड जो सिंबॉलिक्स हैं वो पहन करके स्कूल में नहीं आएगा। जैसे कि बात करते हैं कि इस्लाम में जो हैंडी काफ है यानी कि सर पे रुमाल बांधना क्या है, एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है, तो उन्हें पहनना वो अलाउ नहीं करता है। तो इसके वजह से क्या है, तो वहां पे इसके वजह से जब जैसे ही ये कानून पास होता है तो वहां पे क्या है, तो बच्चों को जो हैंडीक्राफ्ट है, जो सर के ऊपर हैंडीक्राफ्ट है, वो जैसे ही बांध करके अगर वो स्कूल आते तो उन्हें वापस रिटर्न घर भेज दिया जाता। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पे जो सर्कुलेशन एक्टिविटीज है उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर लेती है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं देखने को मिलता। हमारे देश में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजियस यानी कि जितने भी जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसमें क्या है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। ये चीज यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि जब हम अगर अपने राइट्स के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें एक राइट्स आता है, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो राइट्स दिए गए, एक दिया गया है राइट टू इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी, ये जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। ये अधिकार देने का मेन पर्पस ही यही था कि कोई भी हमारी कंट्री में कोई भी रिलीजियस दूसरे रिलीजियस के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, और हमारा देश क्या है एक सर्कुलरिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आगे डेवलपमेंट की यानी कि डेवलपमेंट वे पे वो आगे अपने आप को फॉरवर्ड करते रहे। फिर बात करते हैं दूसरा जो अधिकार है राइट टू, अगर हम बात करें किसका, राइट टू यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस रिलीजन, जो कि है आर्टिकल 25 से 28। ये अधिकार देने का जो मकसद था वो ये था कि हमारे देश में लोगों को की इस बात पे यकीन दिलाया जाए कि हमारा देश सभी धर्मों को क्या मानता है, इक्वल मानता है, और वे अपने इच्छा के अनुसार किसी भी रिलीजियस को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज था तो इससे हमें बड़ा पता चलता है कि आखिर हमारे देश में जो सर्कुलरिज्म कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से स्थापित किया गया है, यानी कि किस तरीके से हमारे देश में जो सर्कुलरिज्म है वो अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर सर्कुलरिज्म कहते किसे है, भारत के अंदर जो सर्कुलरिज्म है वो किस तरीके से अदर कंट्री के सर्कुलरिज्म से अलग है। फिर हमने इसमें ये भी समझा कि भारतीय सर्कुलरिज्म यानी कि इंडियन सर्कुलरिज्म क्या है। यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसे अगली क्लास की वीडियो में उसको उस डाउट्स को पहले डिस्कस करेंगे, तब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।